अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, IMF के नए मुतालबात के साथ ही मुल्क के माशी अशारियों ने भी आसमान से बातें करना शुरू कर दी हैं। आज पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर 19 रुपए के इजाफे के बाद 285 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने वतन वापस लौटते ही अवाम को डॉलर की असल कीमत क्या बताई थी, कितने रोज में डॉलर को असल कीमत पर लाने के दावे किए गए थे और डॉलर की कीमत को लेकर उस वक्त के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ इसहाक डार साहब के क्या इख्तलाफात सामने आए थे, आइए आपको दिखाते हैं। मैं जहाज में जब बैठा न्यूज कंफर्म हुई, अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। साबित कर सकता हूँ कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। 240 रुपए डॉलर की वैल्यू नहीं है। इट शुड नॉट बी मोर देन 170, 180। किसी को भी नहीं पता होती कि डॉलर की एक्चुअल वैल्यू क्या है। डॉलर की वैल्यू वो होती है जो मार्केट डिसाइड करती है। तो मैं हवा में नहीं बात कर रहा 200 से नीचे। आई एम टॉकिंग साइंटिफिक रीजंस कि इट शुड नॉट बी मोर देन 200। इसकी रियल वैल्यू 200 से नीचे है और इंशाल्लाह ये 200 से नीचे आएगा। अच्छा, कब तक का फिर आपका टारगेट है कि ये 200 रुपए से नीचे आ जाएगा? दिनों की बात है, हफ्तों की बात नहीं है। ये तो नहीं हो सकता कि कोई स्विच ऑन एंड ऑफ है कि मैं 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में वो ऑन कर। क्या डॉलर की कीमत तय करने में IMF का भी कोई किरदार है या वफाकी हुकूमत अवाम का मफाद मद्देनजर रखते हुए अपने माशी पॉलिसियों के मुताबिक डॉलर का रेट खुद कंट्रोल करती है? आइए आपको इसहाक डार साहब की ज़बानी सुनाते हैं। Who are they to tell us कि हमारा रुपया किधर होना चाहिए? Who are they to tell us कि हमारा इंटरेस्ट रेट किधर होना चाहिए? ये हमने अपने मुल्क को चलाना है, हमने डिक्टेशन लेके अपने बेड़ा गलत कर रहे हैं। आप हमें पीनट देते हैं, आप हमें मिलियन टाइम ज्यादा में नुकसान करके चले जाते हैं। नाज़रीन, मुल्क की तबाही के लिए मकामी करेंसी की बेकदरी क्या किरदार अदा करती है और उसका मुल्की मईशत पर क्या असर पड़ता है, ये भी इसहाक डार साहब की ज़बानी सुन लेते हैं। डिवैल्यूएशन ड्रिवन डिज़ास्टर है पाकिस्तान के साथ। तो मेरा ख्याल ये बहुत ही 3 लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि मुकम्मल पैगाम है। डिवैल्यूएशन ड्रिवन डिज़ास्टर। डिज़ास्टर किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, अवाम के लिए। हमेशा कहता हूँ और कहता था और कहता रहूँगा इंशाअल्लाह कि जिस मुल्क को आपने तबाह करना हो उसकी करेंसी को आप बेकदर कर दें। उसके नतीजे में क्या होगा? चीज़ों की कीमतें आसमान पे जाएंगी। उसके नतीजे में क्या होगा? आप अपने इंटरेस्ट रेट्स को, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, उसको कंट्रोल करने के लिए वो बढ़ाएंगे और ये विशस साइकिल जो है ये फिर चलता जाएगा और बढ़ता जाएगा। और नाज़रीन, आज पाकिस्तानी करेंसी में एक दिन के अंदर 19 रुपए की डिवैल्यूएशन देखी गई। गुज़िश्ता माह IMF के वफ्द के दौरे पाकिस्तान और मुज़ाकरात के बाद हुकूमत कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए खासी पुरुम्मीद दिखाई दे रही थी, लेकिन IMF के 4 नए मुतालबात ने हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर दी है। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत से बिजली की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे का मुतालबा किया है। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इस इजाफे की मंजूरी तो दे दी गई, लेकिन जराए के मुताबिक हुकूमत ये सरचार्ज सिर्फ 4 माह के लिए लागू करना चाहती है, जबकि IMF की शराइत के मुताबिक ये सरचार्ज मुस्तकिल बुनियाद पर आयद करना होगा। IMF की जानिब से शरह सूद में इजाफे का मुतालबा भी शामिल है। वफाकी हुकूमत ने शरह सूद में 3% का इजाफा कर दिया, लेकिन IMF हुकाम का शरह सूद हेडलाइन इन्फ्लेशन के मुताबिक मुकर्रर करने पर इसरार कर रहे हैं। गैर मुल्की फाइनेंसिंग के मुतालिक भी IMF की जानिब से तहरीरी यकीन दहानी मांगी जा रही है। इलावा अजीब प्राइमरी और करंट अकाउंट खसारे के मुतालिक भी हुकूमत और IMF के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते हैं। हुकूमत 7 माह के आदाद शुमार के मुताबिक खसारे का हदफ मुकर्रर करना चाहती है, लेकिन IMF की जानिब से अपना हदफ मुकर्रर करने की शर्त रखी गई है। डॉलर के साथ महंगाई की शरह भी 4.32% इजाफे के बाद 31.5% पर पहुंच गई है, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह है। PTM इत्तेहाद गुज़िश्ता बरस मार्च में 16% महंगाई की शरह को लेकर किस तरह महंगाई मार्च कर रहा था और PTM क़यादत महंगाई के बाइस अवाम की मुश्किलात का तस्करा करते हुए किस तरह हुकूमत की रुखसती का मुतालबा कर रही थी, जरा मुलाहिजा कीजिए। आटा 35 रुपए से 100 रुपए तक चला गया। घी आसमानों से बातें कर रहा है। गरीब किधर जाए? खुददार नहीं, खुद गर्ज हो तुम।
इस कौम पर भारी कर्ज हो तुम। बिजली महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, गैस महंगा, घबराना नहीं। वक्त आ गया है कि हम इस नालायक को घर भेजे। हमारी नाअहली के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को जमीन पे बिठा दिया, उसे जमीन बोस कर दिया। नाज़रीन, आपने शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान के बयानात सुने और उनका ये जो जारहाना रवैया महंगाई की 16% शरह के बायस जो है वो दिखाई देता था। आज महंगाई की शरह 31.5% पर पहुंच गई है। अब पीडीएम इत्तेहाद खुद फैसला कर ले कि किसे घर भेजना है। हम आपको मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वो बयान भी याद करवाना चाहते हैं जब वो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में इन्हीं वसाइल के साथ सिर्फ 6 माह के कलील अरसे में माशी बहरान के खात्मे का दावा किया करते थे। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। अगर मुस्लिम लीग नून को ये मौका मिले कि हम इस कौम की खिदमत करें तो मैं ये कौम से वादा करता हूँ इसी तबाहकुन मईशत को इंशाअल्लाह 6 महीनों में उनको अपने पांव पे खड़ा करेंगे। फिर कहता हूँ कि 6 महीने में मईशत को पांव पे खड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, फिर इमरान नियाज़ी रख दे। नाज़रीन, आज अवाम की जो हालत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। डॉलर की कदर और महंगाई की शरह में इजाफे के अलावा दीगर माशी अशारिये भी बदतरीन बहरान की निशानदेही कर रहे हैं। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी की गई आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के दौरान तरसीलात ज़र में 11%, बरामदात में 7.4% और गैर मुल्की सरमायाकारी में 44.2% की कमी हो चुकी है। अगर हम 3 बुनियादी माशी अशारियों के मवाजने की बात करें तो महंगाई की शरह आज 31.5% है। अप्रैल 2022 में जब पीडीएम इत्तेहाद ने हुकूमत बनाई थी तब महंगाई की शरह 18% थी, जबकि उससे कबल महंगाई की माहाना शरह अप्रैल 1975 में 29.3% तक गई थी। शरह सूद आज 3% इजाफे के बाद 20% पर पहुंच गई है। अप्रैल 2022 में जब पीडीएम इत्तेहाद ने हुकूमत बनाई थी तब सूद की शरह 12.25% थी। इससे कबल 1996 में सूद की शरह 20% तक गई थी। डॉलर की कीमत आज 19 रुपए के इजाफे के बाद 285 रुपए पर पहुंच गई है, जो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। अप्रैल 2022 में जब पीडीएम इत्तेहाद ने हुकूमत बनाई थी तब अमरीकी डॉलर की कीमत 183 रुपए थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान का माशी बहरान मजीद संगीन हो रहा है और आलमी इदारे पाकिस्तान के डिफॉल्ट के मुतालिक पेश गोइयां कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग मजीद कम कर दी है। मूडीज़ की जानिब से जारी ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रेटिंग को CAA1 से मजीद कम करके CAA3 कर दिया गया है, जिसे माशी तज्ज़ियाकार डिफॉल्ट के करीब तरीन तस्वुर करते हैं। इससे कबल आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी गुज़िश्ता माह पाकिस्तान की रेटिंग गिराकर CCC कर दिया था। और माजी में भी मरियम नवाज शरीफ जब उनकी बात की जाए तो वो अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर जहां तहरीक इंसाफ को कि उनकी हुकूमत को अवाम की नुमाइंदा हुकूमत तस्लीम करने से ही इनकार कर देती थी, वहीं महंगाई की शरह, डॉलर की कदर और ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल के मुतालिक मौजूदा वज़ीर ख़जाना गाहे बगाहे रिपोर्ट पेश किया करते थे और अपनी माजी की कारकर्दगी का PTI हुकूमत से मवाजना पेश करते थे। लेकिन अगर आज हुकूमत के सामने इसी माशी बहरान के आदाद शुमार रखे जाए और अवाम की मुश्किलात का तस्करा किया जाए तो हमारे तजुर्बाकार वज़ीर ख़जाना क्या कहते हैं, ज़रा देखिए। मेरा ईमान है पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। ऐसी सूरत हाल में कारोबारी ज़िंदगी और कारोबार किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या इस पर रद्द अमल है, इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें मलिक बोस्तान साहब, चेयरमैन एक्सचेंज एसोसिएशन, एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन। बोस्तान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में मोहम्मद तारिक यूसुफ साहब, सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। मलिक बोस्तान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। सर, ये जो आज डॉलर जिस तरह से एक पैनिक नज़र आ रहा है मार्केट में, क्या वजह समझते हैं आप? पैनिक की वजह आखिर थी क्या आज? सबसे बड़ी वजह तो IMF है। IMF ने पाकिस्तान को इतनी लकीरें निकाली हैं कि पाकिस्तान के लकीरें निकाल के नाक ही घिस गया, पूरा नाक खत्म कर दिया।
और उसका पूरा असर पाकिस्तानी रुपए पे पड़ा है। आपने देखा आज कल से मीडिया में ये जियो टीवी में और बाकी भी मैंने इस टिकर चाह रहे थे कि IMF ने पाकिस्तान से डिमांड की है कि आप डॉलर का रेट अफगान ट्रेड के साथ मुंसलिक करें। तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर ये हकीकत है। तो मैं समझा हुकूमत को इसमें जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और IMF को वाज़ेह तौर पर ये बताना चाहिए वो शराइत हम हर मानेंगे जो कि पाकिस्तान की मैशत को सहारा देगा। वो शर्त ना लगाएं कि पाकिस्तान की जो रही की मैशत है वो भी डूब जाए। अब अगर हम उनका मुकाबला करते हैं अफगानिस्तान के बाद भाई डॉलर ही नहीं है, उनके पास इकनॉमिक सेक्शन लग गए हैं, उनके अकाउंट फ्रीज हैं, किसी मुल्क के साथ उनका राब्ता नहीं है। और वो तो जो भी हम डॉलर का रेट करते हैं वो 20 रुपये 30 रुपये बढ़ा के लेते हैं और जिसका नुकसान पाकिस्तान के पूरी मैशत को भुगतना पड़े। आप देखें डॉलर का रेट 230 राइट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बोस्तान साहब आपको ये रेट कहाँ सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो जी इस पे तो हुकूमत का मुनसर है। हुकूमत हर हालत में चाहती है कि किसी तरह IMF प्रोग्राम जो है कामयाब हो ताकि 20 अरब डॉलर जो दोस्त ममालिक से मिल रहे हैं उनका रास्ता असूल आसान हो जाए। और लेकिन IMF है वो तो मैं ना मानूं वाला काम है। हर रोज़ एक नया मुतालबा लेके आ जाते हैं। 25 साल में इतने सख्त शराइत कड़ी शराइत कभी नहीं रखी गई और अब तो उन्होंने कहा जी गारंटी मांग लें, दोस्त ममालिक देंगे तो फिर हम आपको डॉलर देंगे। तो रोज़ एक नया मुतालबा शैतान की आंच की तरह उनका लंबा होता जा रहा है। तो हुकूमत को आप क्या करें, बेबस है आप उसको, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। मैं समझता हूँ इसको हुकूमत को जो है इस वक्त मैं आवाम का जो हुक्मरान और वो जो एलीट क्लास है जिनके बाहर डॉलर पड़े हैं और घरों में पड़े हैं वो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पाकिस्तान की हेल्प करें। कल आपने सोशल मीडिया में मैंने वीडियो देखी है जो सिराज अल हक साहब हैं जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने कहा है कि 18 बड़े नाम है जो कि पाकिस्तान के हुक्मरान हैं और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। राइट बट मैं इस वक्त तारिक साहब आपकी तरफ ये सवाल लेकर आना चाहूँगी सर। ऑन द साइमल्टेनियसली हम ये देख रहे हैं कि आज इंटरेस्ट रेट भी शरह सूद में इजाफा कर दिया गया, 300 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सर मौजूदा सनतों की सूरत हाल है क्या इस वक्त? मेरा ख्याल है इसमें कोई रॉकेट साइंस तो अब रही नहीं है। यानी जिस तरह से आज डिप्रिशिएट हुआ है पाक रुपी और इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, इसके जो असरात हैं वो तो एक आम आदमी भी समझेगा कि बिजनेस एक्टिविटीज जो हैं वो तो स्लो डाउन नहीं क्या मेरा ख्याल है बंद भी हो जाएंगी। आप मुझे खुद ये बात बताएं कि जो फैक्ट्री अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम तवज्जो करते हैं तो डॉलर की जो डेप्रिसिएशन गुज़िश्ता 1 साल में हुई है उसमें क्या कोई प्रोजेक्ट नया लगाना उसकी फिजिबिलिटी जो है वो उन फिगर्स पे आ सकती है जो साल भर पहले थे? Can we plan out a project on the basis of this inflation which has happened in last 1 year? ये तो टोटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है रुक जाएंगी। रॉ मटेरियल्स में लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था डॉलर वैल्यू क्या थी, अब जब उसके एग्जीक्यूशन का टाइम आ रहा है तो करोड़ों का लोगों का नुकसान होगा इसलिए कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, एक सर्टेन वैल्यू के तहत किया हुआ है। इसी तरह रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल की प्राइसिंग, बिजनेस एक्टिविटीज, एवरीथिंग इज ऑन अ गो इज स्लोइंग डाउन। आई थिंक इट्स अ सीरियस कंसर्न फॉर गवर्नमेंट। राइट तारिक साहब, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी 1 साल के अंदर एक बहुत बड़ा हिट खा चुका है, कितने ज़रा बताइएगा मौजूदा हुकूमत के लिए भी कि कितने ले ऑफ्स हुए हैं आपके ख्याल में इस पूरे अरसे में? मैं आपसे करूं कि जब इट हैज बीन स्टार्टेड सिंस दिसंबर, नवंबर से कंटेनर रुकने शुरू हुए और दिसंबर में उनकी जो इम्पैक्ट है वो आनी शुरू हो गई। तो एक प्रोसेस ऑफ रिटार्डेशन जो है वो दिसंबर के महीने से चल रहा है एंड इट हैज स्टिल नॉट पिक्ड अप एट ऑल। लोग उसी तरह परेशान हैं अपनी कंटिन्यूटी के लिए। हमें कंटिन्यूटी की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। फैक्ट्रियां यकीनन बंद हो रही हैं। मेरा ख्याल है कम अज कम ले ऑफ या स्लो डाउन का अगर हम परसेंटेज लेंगे तो वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट मोर देन 33% ऑफ आवर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। ओके, मोर देन 33%। और and yes, and if it continues like this, तो फिर ये और बढ़ जाएगा परसेंटेज।
लोगों की जॉब जो है लोगों के खत्म हो जाएंगे, इसलिए कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा। और हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है वो ये है कि हमें ये नहीं पता कि हमारी चीज किस वक्त किस दाम पर कॉस्ट करेगी। ये बात हमारे इल्म में ही नहीं है, इसलिए कि रोजाना डॉलर वैल्यू चेंज हो रही है। बैंक रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो भी वेरी फ्रीक्वेंटली अब एलिवेट किए जा रहे हैं। तो इट इज एब्सोल्युटली अनकंट्रोलेबल सिचुएशन फॉर एन एंटरप्रेन्योर। बट तारिक साहब, हम IMF प्रोग्राम में भी हैं और हुकूमत जो इकदामात ले रही है वो सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट आर इम्पोज्ड बाय IMF। आपको लगता है कि हुकूमत के पास इतनी स्पेस है कि वो इस किस्म के इकदाम ले सकेगी जिससे कंज्यूमर को भी एंड रिलीफ मिल रहा हो और सनतों को भी जो पहिया है वो रुके नहीं एटलीस्ट? मेरा ख्याल ये है कि जब तक IMF के प्रोग्राम की मैच्योरिटी नहीं हो जाती कि उसकी क्या फाइनल शक्ल होगी, इवन गवर्नमेंट के लिए भी कोई स्टेप लेना जो है वो अभी वो तय नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली IMF की जो कंडीशंस है दे आर सो हार्श एंड दे आर सो डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। गवर्नमेंट जो है आई डोंट नो, दे मस्ट हैव सम रिजर्वेशन अबाउट इट। अगर ये इस तरह नहीं हुआ कि जिस तरह पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होना चाहिए जी, तो सूरत हाल अच्छी नहीं होगी। सूरत हाल अच्छी नहीं नजर आ रही है। बोस्तान साहब, आपकी तरफ ये सवाल लेकर आना चाहूंगी। गुज़िश्ता माह एक्सचेंज कंपनीज की जानिब से वो कैप रिमूव किया गया था डॉलर पे, जो कि इम्पोज किया गया हुकूमत की जानिब से। आप भी कहते हैं कि जी ब्लैक मार्केट क्रिएट होती है, तो ब्लैक मार्केट को कंट्रोल कैसे करेंगे? और आज भी कोई कैप रिमूव हुआ है आपके ख्याल में? नहीं, कैप रिमूव नहीं हुआ ये कि ये स्टेट बैंक ने ये जो ऐलान किया था कि बड़े तादाद में डॉलर पड़े हुए हैं वो लेके नहीं आ रहे थे, डॉलर का रेट बड़े जाएंगे। तो हुकूमत ने उनको डेडलाइन दी थी 28 फरवरी की। 28 फरवरी के बाद जो लेके आएगा उनका वो रेट हुकूमत लगाएगी जो जिस तारीख को उन्होंने एक्सपोर्ट प्रोसीड फाइल की थी, और एक्सपोर्ट प्रोसीड फाइल करते वक्त उनका रेट आ रहा था 180 और 190 आ रहा था। तो इस वजह से बड़े पैमाने में सप्लाई आई हुई थी और डॉलर की डिमांड पूरी हो रही थी। कल वो कट दिन था, जो ही वो टाइम ओवर हुआ, टाइम बाहर हुआ और उसके बाद डॉलर की सप्लाई जो है डिमांड दोबारा खड़ी हो गई। और मैंने आपको बताया IMF की वजह से और हज जो है हज ऑपरेटर जो डिमांड है, हाजियों की डिमांड है, हुकूमत जो है 2 अरब डॉलर देना नहीं चाह रही। कंटेनर जो खड़े हुए थे पोर्ट पे 7,000 कंटेनर में से 5,000 अभी भी खड़े हैं, उनको भी हुकूमत ने अलाउ कर दिया है कि वो जो है मार्केट से या अपने सोर्स से डॉलर देकर अपने गुड्स क्लियर कराएं। उनकी डिमांड की है। और दूसरा पब्लिक जो है वो हमारी पैनिक में, जैसे मैं बार बार पहले भी यही कह रहा था, जिन लोगों के बाहर डॉलर पड़े हैं, बड़े बड़े लोगों के जो कि सिराजुल हक साहब ने नाम भी दिए, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए आपने इसी मुल्क से कमाए हैं, वो डॉलर अपने वापस लेकर आए, मुल्क की हेल्प करें। और लोग जो है डॉलर की बजाय रुपये में सरमाया करेंगे। इतना हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट के बाद भी लोग डॉलर खरीद रहे हैं, तो फिर फातह ही पड़ी जा सकती है पाकिस्तानी कौम की सोच पे। अल्लाह ताला इस मुल्क की फिर हिफाजत करे। और कौन बचाएगा? वो इंडिया वाले तो नहीं आके हमें बचाएंगे। जब हम अपने कौम पे खुद ही कुल्हाड़ी मारे, अपने रुपये पे हमने इतना हाई इंटरेस्ट रेट देने के बावजूद हम डॉलर खरीद रहे हैं, तो फिर हम हमारी क्या वतनी रह जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तारिक साहब। और आखिर में ये बता दीजिएगा कि इंटरेस्ट रेट को हेडलाइन इन्फ्लेशन से लिंक करना IMF की कंडीशन के को फॉलो करते हुए आपको लगता है कि ये रीजनेबल इकदाम है? मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो इंटरेस्ट रेट की सूरत हाल है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, इससे एक और नेगेटिव बात आ रही है सामने कि लोग जो हैं 23% के रिटर्न जब बैंक इंटरेस्ट रेट 23% हो जाएगा तो लोगों का बिजनेस एक्टिविटी से दिल हट के दे विल गो इनटू सेविंग अकाउंट पॉलिसी, जिससे ये होगा कि ये पैसा जो है वो डेट एक्टिविटी में चला जाएगा। It will not be making any use. It will not be contributing in the national economy. और उसका अलग एक जी आप बोले जी और उसका एक मेजर इम्पैक्ट आएगा बिजनेस एक्टिविटी पे। राइट। और सर इनकी कोशिश थी कि जी जो बेल्ट टाइटनिंग मेजर्स है ये लेके थोड़ा इन्फ्लेशन को काउंटर करे। ये इनके मेजर्स जो हैं ये तो बैकफायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यकीनन मैं भी इसी सोच का हामिल हूँ कि इन्फ्लेशन और डॉलर वैल्यू ये सारे कंबाइंड टुगेदर इट्स हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन। इट्स हेडिंग टुवर्ड्स अ बैड सिचुएशन। बहुत शुक्रिया तारिक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मुसफ साहब सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और मलिक बोस्तान साहब चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक थे। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद
ज़रा सियासी जमातों और बिलखुसूस हुकूमत से ज़रा इस पर रिस्पॉन्स लेंगे, ये जो रद्द अमल सामने आ रहा है और जिस तरह से मईशत के पहियों को चलना चाहिए और जो यकीन दहानियाँ कराई गई थी गुज़िश्ता साल, उसके हवाले से वो क्या राय रखते हैं और किस तरह से एक स्ट्रैटेजी जो कि दरकार है वो स्ट्रैटेजी क्या अब भी बना ली गई है और सिर्फ आवाम तक शेयर करना रह गया है। एक ब्रेक के बाद नाजी वेलकम बैक। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन कर रहे हैं बिलाल अजहर कयानी साहब, आप कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन इकोनॉमी एंड एनर्जी। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बिलाल साहब ब्रेक से पहले अभी हम बात कर रहे थे मलिक बोस्तान साहब जो कि चेयरमैन हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के, और तारिक यूसुफ साहब जो कि सदर है कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स, दोनों ने कहा कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही है और IMF की कंडीशंस को मानते हुए जो डिमांड्स हमें तस्लीम करनी पड़ी है, इसकी वजह से आज जो हमें हाल नज़र आ रहा है इंटरेस्ट रेट्स में 300 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा 20% की सतह पे ले गए हैं। डॉलर जो है वो कहीं सेटल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा, उसकी ऊंची उड़ान जारी है। इन्फ्लेशन इज़ ऑलरेडी एट 31.6%। ये हमारी ओवर कॉन्फिडेंस थी टिल अ कपल ऑफ वीक्स बैक जिसकी वजह से हम आज ये दिन देख रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे थे कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। नहीं देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, जहाँ तक बात है स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट के हाइक की, तो वो तो स्टेट बैंक एक इंडिपेंडेंट उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। हाँ, ये बात बट दिस इज ड्यू टू द IMF जी, आई वाज जस्ट गोइंग टू से कि देखिए IMF के साथ जो नेगोशिएशंस हैं वो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की होती हैं तो उसमें एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और पावर डिवीजन एक्सेट्रा FPR होते हैं, मगर साथ साथ स्टेट बैंक का भी एक डायलॉग होता है। तो उसमें आई एम सर्टन के पॉलिसी रेट के ऊपर डिस्कशंस एक्सेट्रा आई हैं, मगर जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है वजारतों का, वो उसमें इंटरफेयर नहीं करती, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टेट बैंक एक इंडिपेंडेंट उनकी एक इंडिपेंडेंस है जिसको हमेशा रिस्पेक्ट किया जाता है। देखिए, जो आपने दूसरी बात की, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में बाय अर्ली नेक्स्ट वीक उस पे आऊंगी कि वो अब तक फाइनलाइज क्यों नहीं हो पा रहा है, उस पे आएंगे। लेकिन अभी इन्फ्लेशन के भी फिगर्स को देखें, डॉलर को देखें, एक पैनिक नजर आ रहा है इवन मार्केट में। देखिए, वो पैनिक वजह आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ना जी, वो हमारे स्टेट बैंक रिजर्व्स बॉटम आउट हो गए थे फरवरी के स्टार्ट में तकरीबन $2.9 बिलियन पे। अब आपने देख 17 फरवरी को जो स्टेटेड फिगर बाहर आया $3.3 बिलियन बढ़ गए थे, और अब हमारे मज़ीद और बड़े हैं जो आगे रिफ्लेक्ट होंगे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फिगर्स रिलीज़ होंगे। तो एक हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अब अपवर्ड ट्रेंड में, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कमर्शियल विंडोज़ हैं हमारे लिए बोरिंग की, इंटरनेशनल विंडोज़ कमर्शियल बैंक्स की, वो भी हमारे लिए ओपन हो गई हैं। यकीनन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब हो जाएगी IMF के साथ और बोर्ड अप्रूवल हो जाएगा तो एक और लेवल ऑफ सर्टेनिटी आ जाएगा। आई अंडरस्टैंड एवरीवन वुड हैव वांटेड, गवर्नमेंट भी चाहती थी कि ये जल्दी हो जाए, मगर एक मुश्किल नेगोशिएशंस रही हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने देखा है कि पिछले चंद हफ्तों में हुकूमत ने इकदाम उठाए हैं, जिसके अंदर सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल भी आया, जिसका एक हिस्सा ये भी था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो हम सब्सिडीज़ दे रहे हैं वो 360 अरब से बढ़ा के 400 अरब कर ली हैं। और भी कुछ इकदाम इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स, गैस प्राइसिंग के हवाले से आए हैं, तो ये इकदाम उठाए गए हैं। जो IMF कमीशन 9 फरवरी को पाकिस्तान से नेगोशिएशंस डिस्कशंस करके चला गया था, उसके बाद ये डायलॉग और ये स्टेप्स के ऊपर एक प्रोग्रेस रही है। सो वी डू एडमिट कि हमने जो स्टेप्स लेने थे वो हमने बड़े डिलेड डिलेड नहीं लिए जी। देखिए, उन नताइज पे स्टेप्स लेना है, इवेंचुअली तो इम्प्लीमेंटेशन तो एक नोटिफिकेशन या एक डिसीजन होती है, मगर पहले उस नतीजे पे पहुंचना, उसके पीछे फिगर्स में जाना, उसके बाद डिबेट करना, ये चीज़ें थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। हमारे एंड से भी, उस एंड से भी आप डेटा लाते हैं, आप उसको डिबेट करते हैं, आप उनकी इम्प्लीकेशंस देखते हैं, तो दिस एवरीवन वांट्स दिस टू हैपन सूनर बट समटाइम्स इट टेक्स टाइम। मगर देखिए, मैं आपको फिर से ये कहूँगा कि हम, और ये कॉन्टेक्स्ट सेट करना थोड़ा ज़रूरी है जी, कि देखिए पिछले साल जब PMLN ने इस कोलिशन गवर्नमेंट ने ये हुकूमत संभाली, तो वी वर इन एन IMF प्रोग्राम जो कि पिछली हुकूमत ने सस्पेंड करके गई अपने हाथ से। एक बिल्कुल आप डायलॉग खुद ब्रेक करके IMF के साथ गए और एक प्रोग्राम को आप छोड़ के गए, जिसकी वजह से हमें डिफ़ॉल्ट के नहज पे छोड़ा गया। उस प्रोग्राम को जब हमने रिवाइव किया तो उसको आपने देखा कि गवर्नमेंट ने आके रिवाइव किया, उसने भी सबोटाज करने की PTI ने कोशिश की। मगर देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि एक ट्रस्ट डेफिसिट था जो PTI की गवर्नमेंट के टाइम पे बन गया। So you're there in the government for the last 10 months. जी। अभी भी मतलब we are there in the government. That is why you haven't defaulted yet. It is not ideal. आपके हालात आज भी मुश्किल हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी हम डिफॉल्ट जो है वो तो कर चुके हैं। नहीं, देखिए, वो ख्वाजा आसिफ साहब का एक नहीं, लेकिन ये हालात तो इतने बुरे भी नहीं थे ना सर, मतलब नहीं हालात थे। देखिए, नहीं, if you allow me, मैं आपको फैक्चुअली मैथमेटिकली बता देता हूँ जी।
when this coalition government assumed power, तो आपके रिजर्व से तकरीबन 9 से 10 अरब बिलियन डॉलर के स्टेट बैंक के थे। आपका IMF प्रोग्राम नहीं था, आपकी सारी एक्सटर्नल इन्फ्लोज की विंडोज बंद हो गई थी, आपका एवरेज करंट अकाउंट डेफिसिट मंथली 1-1.5 अरब का था, और आपकी रीपेमेंट्स जो डेट रीपेमेंट्स थी वो 3-4 अरब की ड्यू थी। आपको गर्मियों के अंदर डिफॉल्ट नजर आ रहा था अनलेस IMF के साथ डिस्कशन। अभी भी एक बड़ा सवाल ये है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप को किस तरह पूरा किया जाए। मैं चाह रही हूँ, हामिद जमान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन नॉर्थ एप्टमा। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ बिलाल अजहर कियानी साहब भी इस वक्त मौजूद है और हुकूमती मौक़िफ़ भी आप सुन रहे होंगे। हामिद साहब ज़रा बताइएगा, एक तो बिलाल साहब ने कहा कि भाई आप लोग नहज पे छोड़ के गए थे डिफ़ॉल्ट के, बहरहाल डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान अभी तक किया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस वक्त जो सनतें हैं सर, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसकी क्या सूरत हाल है, ज़रा बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सारी गुफ्तगू तो नहीं सुनी जी, मैं अभी कनेक्ट हुआ हूँ 1 मिनट पहले, तो कुछ मैं चीजें सुन रहा था। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी अच्छा, आई एम नॉट कनेक्टेड टू द पॉलिटिकल एंगल, मैं तो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री। सर मैंने आपको इंट्रोड्यूस भी किया है एज चेयरमैन नॉर्थ एप्टमा, तो आप इंडस्ट्रीज का व्यू पॉइंट देंगे। मैं बिल्कुल इंडस्ट्री के देखें, अब ये जो बातें हो रही हैं कि पिछली हुकूमत नहज पे छोड़ के गई और डिफॉल्ट कर रहे थे, मैं ये नहीं जानता। ये बहुत सारी पॉलिटिकल टॉक होती है, ये हर पार्टी करती है, चाहे वो पिछली हुकूमत थी चाहे ये हुकूमत। और जो हुकूमत जब अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो वो पिछली हुकूमत में सब कुछ डालती है, ये हर हुकूमत करती है। और जब वो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो क्रेडिट लेती है। बहरहाल मैं इसमें नहीं जा रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ ऑन द फेस, मुझे मालूम नहीं कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा था, लेकिन 1 साल पहले वी वर फ्लाइंग हाई, वी वर ऑन एन ऑल टाइम हाई, वी वर ऑन एन ऑल टाइम रिकॉर्ड, आवर मोमेंटम वाज ह्यूज। हमारे पास 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई थी, हम $19.5 बिलियन की एक्सपोर्ट पे चले गए। और हम इस साल हमने कमिट किया था हुकूमत से कि एवरीथिंग रिमेनिंग द सेम, आप हमें वही सपोर्ट देते रहे जो आप पिछले 3-4 सालों से दे रहे हैं, हम इस साल $25 अरब पे लेके जाएंगे और 5 साल में 50। तो देखें, मैं तो सिर्फ आई एम गोइंग टू टॉक ऑन हाउ द इंडस्ट्री इज फेसिंग प्रॉब्लम्स। तो ये 1 साल पहले तो हम यहाँ पे थे। अब नाउ आई थिंक जो आज से नहीं, कल से इन्होंने जो बिजली का टैरिफ किया है, ये पंजाब को तो बिल्कुल ही मार देंगे, क्योंकि हमारे पास गैस है नहीं। गैस हमें $9 की मिलती है और हमारे कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस काट दी है या 50% मिल रही है। जो सिंगल साइकिल है बिल्कुल काट दी है। अच्छा, जब बिजली का हमारा यूनिट 35 पे चला जाएगा, जो कि अब जाएगा जब ये सारी जीरो रेटिंग खत्म करेंगे। और इसमें मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, जब हम 20 रुपए यूनिट पे बिजली ले रहे थे, इट वाज नॉट सब्सिडाइज, ये कॉस्ट है बिजली प्रोड्यूस करने की। जब हमारे पे लाइन लॉसेस डालते हैं, हमारे पे इनएफिशिएंसीज डालते हैं, हमारे पे रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ आईपीपीज, हमारे पे कैपेसिटी चार्जेस डालते हैं, तो वो कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर सकते। ये एक कॉन्सेप्ट हमने ही दिया था, रीजनली कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ्स। देखिए, हम अपने मुल्क में तो एक दूसरे से मुकाबला करके हम बेच सकते हैं सब कुछ, लेकिन जब हम बाहर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना से compete करने जाते हैं तो फिर हम महंगी इनपुट्स के साथ उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सो अभी तो जो हालात हैं इंडस्ट्री के, मैं माजरत के साथ मैं बिल्कुल पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, लेकिन आई थिंक हमारी गवर्नमेंट की डायरेक्शन थोड़ी सी गलत है, थोड़ी सी नहीं, मे बी बहुत सी गलत है। हमारी प्रायोरिटीज रीफिक्स करने की जरूरत है। हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए एक्सपोर्ट और दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो डॉलर आएंगे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी तो जॉब्स क्रिएट होंगे। राइट नाउ मे बी देयर आर 7-8 million people out of jobs. 7-8 million out of jobs. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कट करें, आप एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को होल्ड बैक करें, आप लग्जरी इंपोर्ट्स को बंद करें, नॉट रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स, और आप सारा पैसा इंडस्ट्री में लगाएं ताकि लोगों के चूल्हे जल सकें, लोगों को नौकरियां मिलें। आई एम सॉरी, शायद ये डिसीजंस वो वाली हैं जो एक गवर्नमेंट जिसको ये मालूम नहीं कि 3 महीने रहना या 6 महीने रहना, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी जब तक पॉलिटिकल
स्टेबिलिटी नहीं होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है ना इस वक्त, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने कहा 7 to 8 मिलियन इस वक्त आउट ऑफ जॉब्स एंड दैट्स वेरी अलार्मिंग। फर्दर भी इसमें इजाफा ही नजर ऑब्वियसली आएगा जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं। लेकिन हामिद जमान साहब, जिस तरह बिलाल साहब कह रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी पॉलिसीज इस वक्त होने की जरूरत है, प्रायोरिटीज जो है वो इस वक्त फर्क नजर आ रही है हुकूमत की, और डायरेक्शन नीड्स टू बी फिक्स्ड। जी, हामिद साहब ने जो बात की ना जी, देखिए मैं इससे बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी प्रायोरिटी है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। एक्सपोर्ट्स जब तक हम सस्टेनेबली नहीं बढ़ाएंगे तो हम हमेशा इन करंट अकाउंट डेफिसिट मसाइल में आएंगे। मगर जिस तरह हामिद साहब ने कहा, हामिद साहब ने तो अपना एक इंडस्ट्री व्यू दिया और वो उस पर्सपेक्टिव से एक फ्रस्ट्रेशन का या मुश्किलात का इजहार कर रहे हैं, विच आई अंडरस्टैंड। मगर देखिए जिन हालात में हम भी चाहते हैं कि अभी आप एक्सपोर्ट्स को सब्सिडाइज कर सकें, आप उनको सपोर्ट दे सकें, अनफॉर्चुनेटली वी आर करंटली इन द प्रोसेस ऑफ पुटिंग आउट अ फायर, ठीक है जी। और एट द मोमेंट हमारी मजबूरी है कि IMF के प्रोग्राम को रिवाइव किए बगैर हम या आगे अभी नहीं चल सकते, क्योंकि हमारी एक्सटर्नल अकाउंट जो हमारे डॉलर रिजर्व्स हैं उनको अभी मुस्तहकम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। और जो डेफिसिट्स छोड़ के गई है पिछली गवर्नमेंट, देखिए उनने बात की कि साल पहले ये हालात थे तो उस टाइम पे आपने एक अपने चादर को देखे बगैर पाँव फैलाए और उसकी वजह से इवेंचुअली एक करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ा और इवेंचुअली आपके रिजर्व्स डॉलर ख़त्म हो गए। और इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलिसीज़ को सस्टेनेबल होना चाहिए। मैं इस बात से इत्तफाक, अब पहले हमने हमारी प्रायोरिटी कि हम एक्सटर्नल अकाउंट को भी बेहतर करें, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बॉटम आउट होकर अब बेहतर हो रहे हैं। IMF का प्रोग्राम रिवाइव होगा तो आप देखेंगी कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट पार्टनर्स, वर्ल्ड बैंक, ADB जैसे पार्टनर से भी प्रोग्राम फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग ऑलरेडी हो रही है, वो भी आएगी। फ्रेंडली ममालिक से ही बात चल रही है। मगर देखिए मैं आपसे जो ये बात जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए जब हमारे रिजर्व्स फाइनली उस सतह पे पहुंच जाएंगे जो 2-3 मंथ्स इंपोर्ट कवर होते हैं, तो फिर आपके पास ब्रीदिंग स्पेस होता है और आप फिर सॉल्यूशंस निकालते हैं कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को उसी तरह की सपोर्ट फराहम कर सकें जो हम पहले कोशिश करते रहे। एट दिस मोमेंट इन टाइम हम IMF के साथ एक, जिस तरह आपने खुद कहा कि वी वुड हैव ऑल लाइक कि IMF का प्रोग्राम पहले एग्री हो जाता, मगर साथ साथ हमने वो डेफिसिट्स भी कम करने हैं, साथ साथ हमने वो IMF का प्रोग्राम भी चलाना है, इसलिए एक मुश्किल वक्त है। इसके अंदर हमें चलाना है, लेकिन इंडस्ट्रीज को कैसे स्पेस मिलेगी? नहीं देखिए, वी आर स्ट्राइकिंग अ फाइन बैलेंस, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज द ऑल्टरनेटिव वाज जो पिछली गर्मियों में हो जाता, अगर इफ वी हैड डन नथिंग, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत रहती या उनकी हुकूमत के बाद केयरटेकर भी रहती। साहब ने भी एडमिट किया ना कि कुछ चीजें हमने बड़े डिले के साथ की है। नहीं ठीक है, उसके अंदर हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हुई हों या डिले हुआ हो। एक बहुत टफ नेगोशिएशन, देखिए IMF के साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है, उसके साथ इसलिए भी नेगोशिएट, ट्रस्ट डेफिसिट भी तो हमारी अपनी वजह से नहीं, आपकी पिछली हुकूमत की वजह से बिल्कुल है सर। अभी तक अगर ये स्टॉल प्रोग्राम नहीं हो सका, मैं आपको उसका कॉन्सिक्वेंस आपको एक स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंस बताता हूँ। एक वक्त था जब आप IMF से बात करते थे तो आप कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करते थे, कुछ चीज़ें एग्री करते थे कि इन टाइमलाइंस तक करेंगे, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक आप इंप्लीमेंट करनी होती थी, कुछ चीज़ें बोर्ड अप्रूवल से पहले करनी होती थी। अब उनका एक ये रवैया हो गया कि सब कुछ आप पहले करके दें तो हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेंगे, बिकॉज आप पहले आपकी रियासत मुकरी है पिछले टाइम पे। और साथ ही साथ देखें हमारी, क्योंकि अगर तो उनकी सारी बातें माननी होती फेस वैल्यू के ऊपर तो ये नेगोशिएशंस वाकई बहुत पहले हो जाती, मगर हम भी कॉन्स्टेंटली ये बात एम्फसाइज करते हैं उनके साथ कि देखिए हमने तीनों चीज़ें साथ चलानी है। हमने अपने डेफिसिट्स कम करने हैं, हमने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव करना है, डॉलर इन्फ्लोस बढ़ानी है, मगर साथ ही साथ जो हमारे सैलाबजदगान है, जो उनकी सपोर्ट है, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन, अब रिहैबिलिटेशन की स्टेज है, वो भी चलानी है, और जो कम से कम हम बोझ डाल सकें सबसे कमज़ोर तबकात पे वो करना है। इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, इसलिए डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। मगर आई एग्री, हम एक दफ़ा जब इस आग को बुझा लेंगे, जब आपके रिजर्व्स फिर से मुस्तहकम होंगे, तो हमें आगे सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, जिसके अंदर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें और आइंदा ऐसा ना हो कि जब भी GDP ग्रोथ 4-5% से ऊपर जाए तो इंपोर्ट्स बढ़ती जाए और एक्सपोर्ट्स ना बढ़े, हमें इसको कलेक्टिवली मिलकर एड्रेस करना होगा, और यही हमारी सस्टेनेबल एक सोल्यूशन है। राइट। हामिद साहब, आपने बिलाल साहब की बात सुनी, फाइनल कॉमेंट्स आपके सर। आपको लगता है कि अभी हुकूमत की तरफ से एक स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली आनी चाहिए कि किस तरह से वो जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको आगे लेके जाया जाएगा? जी एब्सोल्युटली, एक स्ट्रेटजी, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिलके होनी जरूरी है। वी आर इन डेली डिस्कशंस एंड टॉक्स विद द गवर्नमेंट, लेकिन अभी तक जो आई एम वेरी सॉरी टू से कि जो बातें होती हैं मीडिया पे वो कुछ और होती हैं, जो एक्चुअली पीछे चल रहा होता है वो उस तरह से नहीं चल रहा होता। और मैं बिलाल साहब से बहुत माजरत से ये गुजारिश करूंगा कि जो आप बातें कर रहे हैं वो these are things which should be done, but what's happening on ground is not
समथिंग। अभी हमारी इस महीने हमारी 70 to 80% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये जो एनर्जी का क्राइसिस आ गया है, फिर हमारे एलसी जो नहीं, देखिए प्रायोरिटी कह देना कि प्रायोरिटी कर रहे हैं, ये आप अपने खर्चे कम करें। आप IMF सर वो भी हम खर्चों से बचाएंगे, बिल्कुल आप लग्जरी इंपोर्ट्स बंद करें, आप डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्री करें। जो लोग डॉक्यूमेंटेड है सारा बोझ उन पे पड़ता है। देयर आर मेनी थिंग्स ठीक जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें फर्क है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच हामिद जमान साहब, बहुत शुक्रिया। जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें बड़ा फर्क है। थैंक यू सो मच बिलाल साहब फॉर जॉइनिंग अस। यू रनिंग आउट ऑफ टाइम, आपको एक और जगह भी जाना है। आप बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आज मईशत को लेकर आने वाली खबरें बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं और अवाम के लिए मजीद मसाइल की नवीद सुना रही हैं। वहीं हुकूमत और ऑपोजिशन अवाम की तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए इंतहाई सफकाना रवैया अपनाते हुए आपस में ब्लेम गेम खेल रही है। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का आज अपने ट्वीट में हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहना था कि PDM ने रुपए की कदर में 62% कमी करके रुपए को ज़िबा कर दिया है, जिसके बायस मुल्की कर्जों में 14.3% तक का इजाफा होगा। इमरान खान के इस ट्वीट के जवाब में मरियम नवाज ने इस तबाही का जिम्मेदार उन्हीं को करार देते हुए कहा कि तुम्हारे बेरहम लूटमार, नाअहली, गलत तरजीहात और IMF के साथ जालिमाना डील और उसकी खिलाफ वर्जी ने इस मुल्क को माशी बदहाली की राह पर डाल दिया है। जहां एक जानिब हुकूमत और ऑपोजिशन आपस में दस्तो गरेबा हैं, वहीं माशी माहिरीन का कहना है कि मुल्क में जारी इसी माशी बहरान का वाहिद हल सियासी इस्तेहकाम है। अगर मईशत की इस डूबती कश्ती को किनारे लगाना है तो मुल्क में फौरी इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाए। इंतखाबात के हवाले से गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला भी सामने आया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को सदर से मशावरत के बाद पंजाब असेंबली, जबकि KP में गवर्नर को इलेक्शन कमीशन से मशावरत के बाद KP असेंबली के इंतखाब की तारीख के ऐलान का हुक्म दिया है। इसी सिलसिले में आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल दरामद करने का फैसला किया गया है। पंजाब में इंतखाबात की तारीख के हवाले से सदर पाकिस्तान, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर KP को खत लिखने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा फंड्स की फराहमी के लिए फाइनेंस डिवीजन को भी खत लिखा जाएगा। जराये के मुताबिक खत में फाइनेंस डिवीजन से फौरी 30 अरब रुपए की फराहमी का कहा जाएगा। आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाने के लिए फौज और रेंजर्स भी तलब कर ली हैं। सेक्रेटरी दाखिला का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। जराये का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका विंग्स को जो इंतखाबात हैं दोनों सूबों के हवाले से उनके इनेकाद के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत जारी कर दी हैं। और इसके साथ साथ ही आपको बताते ये भी चले कि तमाम सूरत मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज अहम इजलास हुआ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की सरबराही में। और इस इजलास में आइंदा इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों को टिकट्स देने के लिए शॉर्ट लिस्टिंग भी जेर गौर आई है। इसके अलावा 4 मार्च से शुरू होने वाली इंतखाबी मुहिम के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। चेयरमैन PTI की जानिब से गुज़िश्ता रोज जेल भरो तहरीक के खात्मे और कारकुनान से भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाने का कहा गया था। मगरिब के बाद हम पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं अपनी कारकुनों को, तहरीक इंसाफ के उहदेदारों को आज बता रहा हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपने निकलना है, कॉर्नर्स मीटिंग करनी है, एक जुलूस जलसा करना है। और उधर मैं आप सबको अपने यहां से खिताब करूंगा और उसका मकसद ये होगा कि कौम को मैं ये बताऊंगा कि जिस दलदल में हम आज फंस गए हैं इससे निकलना कैसे आप, तो वो कौन से हमने चीजें करनी है पाकिस्तान को निकालने के लिए। पिछले हफ्ते सरगोदा में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी मरियम नवाज की क़यादत में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन मुहिम का आगाज कर चुकी है। हम आज से इलेक्शन मुहिम में न सिर्फ उसका आगाज कर चुके हैं बल्कि इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में हम इस फितने को और इसकी जमात को शिकस्त देंगे और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बनाएगी।
इंतखाबी मुहिम में जाने के इन ऐलानात के बावजूद इंतखाबात होंगे या नहीं ये तहाल वाजे नहीं, क्योंकि वजीर कानून का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो उनके हक में आया है। अब मैं समझता हूं कि अटॉर्नी जनरल साहब की राय आने के बाद और इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान और लिखते हैं कि ये काबिल समात नहीं है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 10-11 माह से ऐसी बेयकीनी की सूरत हाल ने पाकिस्तानी मईशत को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया है और बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ साथ माशी माहिरीन भी पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं। लेकिन हमारे सियासतदान मुल्की मामलात को संजीदगी से लेने के बजाय आपस में दस्तोगरेबा है। आम पाकिस्तानी आए रोज इस बढ़ती महंगाई का कैसे सामना करेगा, अपनी जरूरियात को कैसे पूरा करेगा, अपने कुंबे के लिए 2 वक्त की रोटी का कैसे इंतजाम करेगा, अपने बच्चों की तालीम और सेहत के मामलात कैसे चलाएगा, इसका ना तो किसी को एहसास है और ना ही किसी के पास कोई प्लान। सवाल से आगे अपने प्लेटफॉर्म से हम एहसास हुकूमत वक्त को दिलाते रहेंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।